नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब से इलेक्शन खत्म हुआ है महाराष्ट्र का, वहां से रिजल्ट आया है, एकदम एक आप कह सकते हैं कि लहर आई हुई है सोशल मीडिया पे वीडियोस की। ईवीएम पर लगातार बात हो रही है, 99% चार्ज की बात हो रही है और दुनिया भर की बातें हो रही हैं। एक प्रत्याशी जो राज ठाकरे के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो आरोप लगाया कि उनके बूथ पर उनको सिर्फ 2 वोट मिले, जबकि उनके परिवार में इससे ज्यादा लोग हैं। हालांकि बीएमसी का कहना है कि वहां उनको 52 वोट मिले हैं, लेकिन वो वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, आप लोग जानते हैं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी हो गई। एक साहब हैं के पाल साहब, जो है समाज सेवा के लिए काम करते हैं और जबरदस्त काम करते हैं। वो याचिका लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को हटाकर उसकी जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि पार्टियों को प्रॉब्लम हो ना हो, चाहे के पाल साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे देश की कोई भी जनता हो, वो वोट देती है। और जब वो वोट देती है तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होती है। चुनाव कौन जीतता है, चुनाव कौन हारता है, इसका असर देश की जनता के ऊपर पड़ता है। और अगर देश की जनता के ऊपर असर पड़ता है तो के पाल साहब को भी यह हक होना चाहिए कि वो ईवीएम और बैलेट पेपर की बात कर सके। मुझे भी यह हक होना चाहिए और इस देश की जनता को भी यह हक होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को यह हक होना चाहिए कि वो बैलेट पेपर और ईवीएम पर बात कर सके। तो ठीक है, न्यायविद है, जज साहब है, सब कुछ है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि ईवीएम पे जब बात होगी तो क्यों केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही कर सकती हैं, आम जनता उस पर बात क्यों नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कहा कि जो हारता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है। तो क्या हारने वाले को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है जज साहब? हारने वाला क्या सवाल नहीं उठा सकता है? हारने वाला क्या यह नहीं कह सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ है? वैसे ईवीएम के बारे में देखें तो कांग्रेस ही ईवीएम लेके आई थी, और अगर थोड़ा पहले चले जाएं तो ईवीएम की मुखालिफत करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी। एक साहब ने पूरी किताब लिख दी थी ईवीएम पर, और उस पर जो भूमिका लिखी गई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। तो जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, तब तो वो ईवीएम का विरोध कर रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ईवीएम उसको प्यारा हो गया। अब यह तो समझना होगा कि सत्ता में रहते हुए जो चीज प्यारी हो गई, वो सत्ता में ना रहने पर प्यारी क्यों नहीं थी, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि कोर्ट ने एक बड़ी मजेदार बात जो ये कही, इसको थोड़ा देर तक और थोड़ा दूर तक देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब पॉलिटिकल पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने एक केस किया था। 20 सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग में जो गड़बड़ियां हुई थी उसका आरोप लगाया था, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी साल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की एक और याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोर्ट में ये जितने मामले गए हैं, सब इंडिविजुअल्स लेके गए हैं या जन संगठन लेके गए हैं। कांग्रेस या बाकी सारी विपक्षी पार्टियां जो शोर तो बहुत करती हैं, वो अभी तक कायदे से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई ही नहीं है। यानी जो लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पर लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी के तौर पर अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इतना बड़ा है कि बताता है कि इस देश में कितना तमाशा चल रहा है। कल पहली बार खड़गे साहब का एक वीडियो आया, जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर को लेकर पूरे देश में वैसा ही आंदोलन चलाएंगे जैसा भारत जोड़ो यात्रा के समय चलाया गया था। मैंने भी स्वागत किया। अगर वाकई लड़ना है आपको तो हर चुनाव के बाद सिर्फ सीना पीटने से तो कुछ होगा नहीं। आपको जमीन पर और कोर्ट के अंदर दोनों जगह आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। पहला आरोप यह लगाया गया कि 99% बैटरी चार्ज थी वोटिंग के बाद भी। अब देखिए, हमारे आपके जैसे दिमाग से जो साइंस काम भर का जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं, उससे तो वाकई समझ में नहीं आता है कि अगर वोटिंग हुई है तो उसके बाद भी 99% बैटरी कैसे चार्ज रह गई।
फहाद खान जो चुनाव लड़ रहे थे वहां से, बंबई से चुनाव लड़ रहे थे, स्वरा भास्कर के पति हैं, उनका यह आरोप है कि 17 राउंड तक वो आगे चल रहे थे, उसके बाद वो वाली बैटरियां आई जिसमें 99% से ज्यादा चार्ज था और उसके बाद वो चुनाव हार गए। अब इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा था जिसमें वर्जन था चुनाव आयोग का 99% को लेकर, और उसमें बड़े साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि जो एल्कलाइन बैटरीज वगैरह यूज की जाती हैं वो 99% रह सकती हैं इलेक्शन के बाद भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब भी चुनाव आयोग यही कह रहा है कि 99% चार्ज रहने का कोई और मतलब नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर 10 मशीनें हैं, उसमें से 8 मशीनें 80%, 75% और 60% चार्ज हैं, और 2 मशीनें ऐसी हैं जो 99% चार्ज हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मैं इतनी साइंस नहीं जानता, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, और हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब अगर विपक्ष को वाकई दिक्कत है, अगर कांग्रेस को वाकई लगता है और बाकी पार्टियों को वाकई लगता है कि 99% चार्ज जो ईवीएम है उसके नाम पर कोई घपला हो रहा है, तो जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, उस जवाब का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल साइंस के लोगों से, जो विज्ञान जानते हैं, जो बैटरीज के बारे में जानते हैं, उनसे कराया जाना चाहिए। लेकिन आपको वो रिबटल कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी कांग्रेस का कोई बयान, इंडिया टुडे में ये जो लेख छपा था इसके बाद, आपको नहीं मिलेगा ईवीएम की 99% बैटरी को लेकर। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, अब तो राज ठाकरे भी सवाल उठा रहे हैं, शरद पवार ने, हालांकि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ने कहा कि ईवीएम में किसी गड़बड़ी का हमें कोई पता नहीं है, इस बारे में हम जानकार नहीं है। लेकिन उसके अलावा लगभग सारा विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। तो पूरे विपक्ष को मिलकर बाकायदा ऐसा काम करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उस जवाब का रीबटल दिया जाए, उस जवाब का जवाब दिया जाए और मामला कोर्ट में लेके जाया जाए, ताकि आप कोर्ट में वो जवाब सबमिट कर सकें। फिर कोर्ट वैज्ञानिकों की सहायता से उसकी जांच करके बता पाएगा कि यह सही है कि नहीं है। दरअसल क्या होता है, आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए मान लीजिए, तो सबसे आसान काम होता है यह कहना कि यार मैं तो जीता था, मुझे गड़बड़ी करके हरा दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर गड़बड़ी करके हरा दिया गया तो मेरा एक बहुत मासूम सा सवाल है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद या फिर देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद जो 5% वीवीपैट की गणना वाली बात है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, 5% वीवीपैट की गणना हो सकती है, उस दिशा में कितने मुकदमे किए गए, कितने हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट में गए? आप कोर्ट में जाएंगे नहीं और बाहर ये शोर मचाएंगे कि हमारे साथ गड़बड़ी हो गई। अब जैसे ये मनसे वाले उम्मीदवार हैं, ये कह रहे हैं हमारे बूथ पे हमको सिर्फ 2 वोट मिला, लेकिन बीएमसी कह रही है उस बूथ पे इनको 52 वोट मिला है। ऐसे ही एक गांव की बात की जा रही थी कि एक कैंडिडेट हैं जिनको उनके गांव से ही जो है 0 वोट मिले। खूब वीडियो वायरल हुआ। जब मैंने जांच की तो जिस व्यक्ति के नाम से यह आरोप लगाया जा रहा था उसकी वॉल पर कुछ नहीं था, और जब महाराष्ट्र में मित्रों से बात की मैंने तो पता यह चला कि उनके गांव से उनको 0 वोट नहीं मिला है। अब इस तरह की चीजें आपको राहत देती हैं, वरना आपको जवाब देना पड़ेगा आप हारे क्यों। आपको बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ियां आपसे हुई, आखिर आप क्यों हारे। जैसे मैं एक और केस की बात कर दूं, बात यह हुई कि नांदेड़ में लोकसभा चुनाव जो था वो दोबारा जनगणना हुई और कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई। अब दोनों विधानसभा सीटों का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो मालूम चलता है एक सीट ऐसी थी जिस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार भी लड़ रहा था और कांग्रेस का उम्मीदवार भी लड़ रहा था, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे थे। 2 या 3 हजार वोटों से हार जीत हुई थी और शिवसेना उद्धव ने 20 हजार वोट पाए थे। इसका मतलब क्या है? वहां पे हार का कारण स्पष्ट है, लेकिन एक इंप्रेशन यह बनाया जाता है कि लोकसभा में हम जीत गए, और लोकसभा में भी बहुत थोड़ी मार्जिन से आप जीते हैं। तो इंप्रेशन यह बनाया गया कि लोकसभा में हम जीत गए तो विधानसभा में भी हमको जीतना चाहिए था, जबकि हर सीट पर जीतने हारने की जो गणित होती है वो वहां कौन कौन और लड़ रहा है इस पर भी तय होती है। तो एक बात मैं साफ कर दूं, ट्विटर पर भी काफी लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की। मैं पूरी तरह से बैलेट के पक्ष में हूं, उसके मेरे अपने कारण हैं। अमेरिका जैसा देश
जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जहां गणना में बहुत टाइम भी लगता है। एलन मस्क साहब तुलना भी कर रहे थे कि हिंदुस्तान में इतनी जल्दी वोट गिन लिए गए, हमारे यहां बहुत देर से वोट गिने जा रहे हैं। एलन मस्क साहब पहले यह भी कह चुके हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। तो एलन मस्क साहब अपनी सुविधा के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने, जहां पर जनसंख्या काफी है, काफी बड़ा देश है, वहां भी ईवीएम को हटा दिया, खत्म कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि उसमें गड़बड़ियां हो सकती थी। और जापान जैसे छोटे से देश ने, उसने भी ईवीएम हटा दिया क्योंकि गड़बड़ियां हो सकती थी। दुनिया भर के ढेरों मुल्कों ने ईवीएम हटा दिया क्योंकि उनको लगता था कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती थी। हमारे यहां भी बहुत लोगों ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग कभी इस बात को नहीं मानता है। चुनाव आयोग तो शेर सुना के हमेशा कहता है ईवीएम बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता है। लेकिन अगर दुनिया के इतने सारे मुल्कों में ईवीएम को गड़बड़ पाया गया है, तो फिर हमारे यहां वो पूरी तरह से सही होगी, इसका क्या गारंटी दिया जा सकता है, इस पर क्या कहा जा सकता है। हालांकि कल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दुनिया से अलग क्यों नहीं हो सकते हैं। दुनिया से अलग होने का मतलब यह नहीं होता है कि मोबाइल जो आपका हो उस पर बटन की जगह आप कुछ और लगा दीजिए। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक तरह से ही काम करती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे तो गैस पर खाना गर्म ही किया जाता है, ठंडा फ्रिज में किया जाता है। ऐसे देश नहीं मिलेंगे आपको कि फ्रिज में खाना गर्म करें और गैस पर, चूल्हे पर खाना ठंडा करें। तो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से अलग होने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जज साहब हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तो मैं इस बात की वजह से खिलाफ हूं। हालांकि मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपको दुनिया के हर मुद्दे की नॉलेज नहीं हो सकती है। मैं तो कम से कम ऐसा दावा नहीं करता हूं। लेकिन अगर दुनिया के 90 से ज्यादा देशों ने ईवीएम को खत्म किया है, उसकी जगह बैलेट पेपर लेकर आए हैं, तो भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि वाकई अगर जनता के एक बड़े हिस्से को लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ियां हो रही हैं, तो बैलेट से चुनाव करने में क्या दिक्कत है? बैलेट से भी गड़बड़ियां होती थी, ऐसा नहीं था। कल किसी ने लिखा कि बैलेट के डब्बे में स्याही डाल दिया जाता था, लेकिन स्याही डालने के बाद सारे वोट कैंसिल हो जाते थे, दोबारा से वोटिंग होती थी। स्याही डालने से गड़बड़ी नहीं हो जाती थी कि वोट कांग्रेस को मिला है, बीजेपी को चला जाए, या फिर वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को चला जाए। यह गड़बड़ी संभव नहीं थी। बैलेट पेपर की हजार समस्याएं थी। बैलेट पेपर लूटे जा सकते थे, बैलेट जो पूरा का पूरा बूथ होता था उस पर कब्जा करके वोटिंग हो जाती थी, यह सब होता था। लेकिन यह सब तो अब भी हो रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव संभल की ही बात थी शायद, जहां एक आदमी दावा कर रहा था कि उसने 20 या 25 वोट डाले हैं। तो ये सारे खेल तो यहां भी हो रहे हैं। लेकिन अगर एक जनता के बड़े हिस्से को यह लगता है कि बैलेट पेपर बेहतर ऑप्शन है, तो फिर उसको अपनाए जाने में दिक्कत क्या है? तीसरी बात कहते हैं लोग कि समय बहुत लगेगा। देखिए, अमेरिका में बैलेट पेपर है, लेकिन जब रिजल्ट ऐसा था तो 2 दिन के अंदर क्लियर हो गया कि ट्रंप चुनाव जीतेंगे, बल्कि अगले ही दिन क्लियर हो गया कि ट्रंप चुनाव जीतेंगे, और कमला हैरिस ने अपनी हार भी मान ली। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपको 5 साल के लिए सरकार चुननी है। चुनाव कराने में हालत यह होती है कि 3-3 महीने चुनाव चलते हैं। एक राज्य में 4-4, 5-5 राउंड के चुनाव होते हैं, तो चुनाव कराने में आप महीना लगा लेते हैं। अगर रिजल्ट आने में भी 3-4 दिन लग जाए मान लो, तो ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा, ऐसी कौन सी कहर टूट जाएगी? 3-4 दिन और लेट सही, लेकिन अगर वो रिजल्ट ऐसे आते हैं जिस पर हारने और जीतने दोनों वाले कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाते हैं, तो वो बेहतर होगा। जनता अपना वोट देती है, आप जाते हैं, बटन दबाते हैं, क्या आप कंफर्म होते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को वोट मिल जाए? क्या दिक्कत है कि जब आप बटन दबाएं तो एक पर्ची निकले, जिस पर्ची में साफ साफ लिखा हो या बना हो कि आपने किसको वोट दिया है? उस पर्ची को आप निकालें, गोलमोल करें, अपने पॉकेट में डालें और निकल आए। इसमें क्या दिक्कत है? और उन्हीं वीवीपैट पर्चियों को गिना जाए, उसी की एक कॉपी अंदर हो जिसको गिना जाए, तो उसमें भी क्या दिक्कत है? कम से कम जनता को यह भरोसा तो रहेगा कि जिसको वोट दिया उसको मिले। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि कांग्रेस खास तौर पे और बाकी विपक्षी पार्टियां भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना करें, सिर्फ हारने के बाद आकर गाना ना सुनाए 4 दिन और उसके बाद खामोश हो जाए। हरियाणा का चुनाव हुआ, बहुत शोर हुआ, यहां यह गड़बड़ हुई, वहां यह गड़बड़ हुई, और उसके बाद सब खामोश। कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई मुकदमा नहीं चल रहा, सब खामोश।
महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, 4 दिन बहुत शोर होगा, क्योंकि जब आप चुनाव बुरी तरह से हार जाते हैं तो सबके ऊपर सवाल उठते हैं, लीडरशिप के ऊपर भी सवाल उठते हैं। हमने भी सवाल उठाया और सवाल हम उठाएंगे। तो उन सवालों से बचने के लिए सबसे आसान काम होता है कि हम तो ईवीएम की वजह से हार गए, और यहां भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो महाराष्ट्र चुनाव के दिन 3 बजे दोपहर को भी कह रहे थे कि अभी खेला बाकी है, अगले दिन भी कह रहे थे कि हार कर भी जीत गई कांग्रेस, और उसके पहले 15-20 दिन से जो है अपना एजेंडा चलाते रहते हैं और रोज साबित कर रहे होते हैं कि बस कांग्रेस जीतने वाली है। रिजल्ट आता है उल्टा तो दर्शक देते हैं गाली, और जब दर्शक गाली देते हैं तो अपनी गलती छुपाने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए कि वो जमीन की बात नहीं अपने मन की बात कर रहे थे, इस चीज के लिए वो फिर ईवीएम का बहाना बनाना शुरू करते हैं कि जी हमने तो जमीन पे यही देखा था, लेकिन ईवीएम की वजह से गड़बड़ हो गया। इन सारे लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कांग्रेस वाकई सीरियस है तो जैसा कहा है खड़गे साहब ने, वो जमीन पर दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 दिन तक ये सारा शोर हो और उसके बाद जब जमीन पे आने की बात हो तो आप सब भूल जाएं। अभी दिल्ली में चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव होगा, और भी सारी जगहों पर चुनाव है। चुनाव तो लगातार चलता रहेगा। मैंने तो चुनाव के रिजल्ट के दिन जो बातें कही थी, मैं उस पर आज भी टिका हुआ हूं। ईवीएम वगैरह का बहाना ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव अगर आप हारे हैं तो एक तो इसलिए हारे हैं क्योंकि 1 महीने का जो टाइम चुनाव आयोग ने दे दिया महाराष्ट्र सरकार को, उसमें ढेरों योजनाएं लागू कर दी गई, लोगों के पॉकेट में पैसा पहुंच गया और सारा कुछ हो गया। और दूसरा, आपका जो गठबंधन था वो ऊपर से तो मजबूत लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर मजबूत नहीं था। वोट ट्रांसफर नहीं हुए, हर जगह निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कराए गए, और गठबंधन सिर्फ नाम का था, जमीन पर गठबंधन के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। निर्दलीय बड़ी संख्या में लड़े। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम को भी काफी वोट मिले, और ये सारे वोट वही थे जो सेकुलर वोट होते हैं, और इसकी वजह से भाजपा और उसके समर्थकों के वोट एक मुश्त रहे, आपके वोट बढ़ते रहे और आप हारते रहे। कैंडिडेट चुनने से लेकर, जमीन पर प्रचार से लेकर, तमाम सारी गलतियां थी। आपके पास संगठन नहीं है। ये सारी बातें मैंने उस समय भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं। सबसे बुरा यह है कि झारखंड को कहा जाता है कि छोटा स्टेट दे दिया। अरे भाई, झारखंड में जितना खनिज है, झारखंड में जितने जंगल हैं, अडानी की लार टपक रही होगी उसके लिए। लेकिन कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको सत्ता से हटा पाना संभव नहीं हुआ। यहीं दिल्ली की बात कर लीजिए, 2 बार से केजरीवाल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। वहां किसी मशीन की कोई बात नहीं होती है। तो अगर मशीन की बात करनी है तो दम के साथ कीजिए, कोर्ट में जाइए, सारे सबूत लेकर जाइए और लंबा मुकदमा लड़ने की तैयारी कीजिए। और इधर जमीन पर दबाव बनाने के लिए गली गली, घर घर जाकर लोगों से बात कीजिए, मूवमेंट चलाइए, और पूरे टाइम ईवीएम के खिलाफ देश भर में एक मूवमेंट चलाइए। तब तो माना जाएगा आप सीरियस हैं। वरना ऐसे ही होगा, कोई कोई सवाल लेकर पहुंचता रहेगा सुप्रीम कोर्ट से, वहां से याचिकाएं खारिज होती रहेंगी। चुनाव हारने के बाद कैंडिडेट ईवीएम का बहाना बनाकर फर्जी और कई बार असली भी वीडियो वायरल कराते रहेंगे। और हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो हर चुनाव में 15 दिन कांग्रेस को जिताएंगे और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो है ईवीएम का बहाना बनाएंगे। तो ईवीएम की पूरी कहानी, चूंकि बहुत सारे लोग मेरे यहां कमेंट करके गए थे कि आप ईवीएम पे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज ईवीएम की कहानी कह दी जाए। हालांकि इससे बेहतर होगा कि अभी अडानी का जो मामला आया है उसको जरा देखा जाए। मैंने एक वीडियो किया भी था और मैंने आपसे कहा था कि संसद में यह सवाल नहीं उठाने दिया जाएगा, और आज फिर वही हुआ। जब संसद में विपक्ष अडानी का मामला उठा रहा था, उसी समय ओम बिरला साहब ने संसद को एडजर्न कर दिया। तो अडानी पर अमेरिका में बात हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में बात हो सकती है, कीनिया में बात हो सकती है, बांग्लादेश में बात हो सकती है, श्रीलंका में बात हो सकती है। कहीं नहीं हो सकती तो वो भारत की संसद में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आखिरी बात कह के मैं जाऊंगा कि चाहे मामला अडानी का हो और चाहे मामला ईवीएम का हो, फुलझड़ियां छोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर ये लोग वाकई सीरियस हैं तो जमीन पर आए, मुकदमा लड़ें, जो भी इसके लिए जरूरी है वो करें।
यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो सारी जगहों से इस्तीफा देने के बारे में भी सोचें, क्योंकि बड़ी लड़ाई के बिना ईवीएम हटने वाला नहीं है और ईवीएम का बहाना बनाते रहने से आपकी जो बात है वो लगातार और कमजोर होती जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।